मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तरुण कुमार आपकी आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं सभी लोगों का। बात चल रही थी हमारी, सौरभ जी गुड मॉर्निंग, बिश्नोई जी, ऋतिक जी, धीरज जी, आयुष जी गुड मॉर्निंग। बात चल रही थी भाई हमारी ढूंढाड़ राज्य की, और मानसिंह हमारे कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट जो हमारे शासक हैं वो आएंगे अच्छा, मानसिंह में एक चीज रह गई थी भाई, उसको थोड़ा लिख लीजिएगा। भूपेश जी, आशीष जी, गोयल जी, मंजीत जी, गोविंद जी, कृष्णकांत, कृष्ण कुमार जी, घन सुंदर जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि राय सिंह ने किन मुगल शासकों को अपनी सर्विस दी, तो ऐसे पूछ लेता तो मानसिंह की अगर हम बात करें, मानसिंह फर्स्ट, तो इन्होंने दो मुगल रूलर्स को अपनी सर्विसेज दी। एक तो आपके अकबर और जहांगीर, ये आप नोट कर लीजिए। मानसिंह फर्स्ट ने दो मुगल एम्परर्स को अपनी सर्विसेज दी थी, अकबर एंड जहांगीर। ठीक है भाई। ओयो जी, विजय जी, सौरभ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। में आया था किसने मैक्सिमम उसको सर्विस दी, बिल्कुल सही है। देखिए आगे मैं आपको लिखाऊंगा 7 मुगल एम्परर्स को अपनी सर्विस दी थी सवाई जयसिंह ने। ठीक है, 7 को इसलिए दी थी क्योंकि उन मुगल एम्परर्स का ज्यादा रेन पीरियड नहीं हो पाया था, इसलिए 7 मुगलों को, तो वो हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है सौरभ जी। चलिए भाई, नेक्स्ट वन इज मिर्जा राजा जय सिंह। अगले जो हमारे शासक हैं मिर्जा राजा जय सिंह, या जिनको जय सिंह फर्स्ट भी कहा जाता है। 1621 to 1667 इनका रेन पीरियड रहा है। मिर्जा राजा जय सिंह, क्योंकि इनको मिर्जा की उपाधि दी गई थी, इस वजह से मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं। और आगे चल के जय सिंह एक और हुए, जो इनके बाद हम रूलर देखेंगे, तो वो सेकंड होंगे, इसलिए ये हुए जय सिंह फर्स्ट। मिर्जा राजा जय सिंह। अब देखिए, जिस समय ये शासक बने हैं उस समय मात्र 11 साल के बच्चे थे। ये 11 वर्ष इनकी आयु थी, और इन्होंने देखिए 3 मुगल शासकों को अपनी सर्विसेज दी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये 3 मुगल एम्परर्स थे जिनको इन्होंने अपनी सर्विस दी। तो लिखेगा, ही वॉज ओनली 11 years old. He was only 11 years old when he took to throne. गद्दी पर बैठते समय ये केवल 11 साल की उम्र के थे। और देखिए, जहांगीर ने इन्हें जो मनसब दिया है वो 3000 जात और 1500 सवार, ये मनसब दिया है उन्होंने। यानी कि
मैंने आपको बताया था जो स्टेटस है उसका शासक का वो जात बताता है, ठीक है। और 1500 सवार का मतलब है कि 3000 जात, यानी 3000 के मनसबदार थे ये, लेकिन इनको जो घुड़सवार रखने होते थे, कैवलरी जो इनकी होती थी वो 1500 की ही थी। यानी कि इनसे बड़ा मनसबदार वो था जिसका 3000 जात और 3000 सवार की मनसब होगी। तो जहांगीर ने इनको 3000 जात और 1500 सवार की मनसब दी थी। एसके जी गुड मॉर्निंग, विश्वेंद्र जी गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, आगे चल के शाहजहां शासक बनता है तो वो इनका जो मनसब है वो बढ़ाता है, ठीक है। जिस समय शाहजहां गद्दी पर बैठता है उस समय 4000 का मनसब इनको देता है, बाद में फिर इसको बढ़ा देता है, 5000 का मनसब देता है, और बाद में इनकी वीरता से प्रभावित होकर के और 6000 का मनसब इनको देता है। तो इस तरीके से शाहजहां ने इनको 6000 का मनसब भी दिया, और शाहजहां ने ही इनको मिर्जा राजा की टाइटल या उपाधि भी दी। ये इनकी उपाधि जो दी गई थी वो शाहजहां ने दी थी। तो शाहजहां के काल में काफी मान सम्मान में इनकी बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है भाई, चलिएगा देखिएगा जहांगीर भाई, ये बात तो मेरे ख्याल में आपकी समझ में आ गई होगी। 3000 जात और 5000 सवार, यहां पर 4000 जात 4000 सवार, 5000 जात 5000 सवार, 6000 जात 6000 सवार। तो इसलिए हम सिंपली कहेंगे 4000, 5000 और 6000 का मनसब इसको इनको दिया गया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्योंकि सवार कम थे इसलिए 3000 जात और 1500 सवार का इनको मनसब दिया गया था, मनसबदार इनको बनाया गया था। तो लिखिएगा जहांगीर ने इन्हें 3000 जात और 1500 सवार का मनसब दिया। जहांगीर गेव हिम 3000 जात, जात को जात ही लिखेगा भाई, जात, एंड 1500 सवार। Jahangir gave 3000 जात and 1500 सवार मनसब, while Shahjahan initially gave him 4000, then 5000 and later 6000 मनसब। जबकि शाहजहां ने इन्हें 4000, प्रारंभ में 4000, फिर 5000 और अंत में 6000 का मनसब प्रदान किया। का मनसब प्रदान किया। अजय जी खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग। अक्की शिव जी, देखिए कल वाले में जो रह गया था वो केवल और केवल एक था, और वो था मानसिंह का एक पॉइंट रह गया था, ठीक है। मानसिंह ने अकबर और जहांगीर को अपनी सर्विसेज दी थी। उसके बाद अगले जो रूलर हमारे आ रहे हैं वो है मिर्जा राजा जय सिंह, जिनका रेन पीरियड है 1621 टू 1667। ढूंढाड़ स्टेट में ही चल रहा है ये, ठीक है। मेरे ख्याल में आपकी बात तब समझ में आ गई होगी। तो ढूंढाड़ स्टेट में ही इसको लिखिएगा। मानसिंह में एक पॉइंट रह गया था, उसके बाद अगले जो रूलर बने हैं इंपॉर्टेंट रूलर वो हैं, क्योंकि मानसिंह का टाइम पीरियड तो 1612 में खत्म हो गया है, तो बीच में जो रूलर आए हैं उनकी ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए मिर्जा राजा से हमने शुरुआत किया। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए इनको दक्कन भेजा गया,
बाद में देखिए औरंगजेब को इन्होंने अपनी सेवाएं दी और औरंगजेब ने इनको दक्कन में भेजा है। एक्चुअली दक्कन में क्या था कि शिवाजी जो थे वो मुगलों के नाक में दम किए हुए थे, काफी उन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और शिवाजी कभी भी आमने सामने युद्ध नहीं करते थे, वो हमेशा गुरिल्ला युद्ध ही उन्होंने किया। गुरिल्ला जो मेथड मैंने आपको बताया था, गुरिल्ला मेथड क्या होता है कि अचानक से घात लगाकर बैठे और अचानक से हमला कर देना शत्रु पर और लड़े और भाग गए, मतलब इस तरीके से। क्योंकि गुरिल्ला जो है वो इसी तरह से अटैक करता है, तो इसलिए इसको गुरिल्ला मेथड भी कहा जाता है। तो शिवाजी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध कर रहे हैं, आमने सामने कभी लड़े नहीं, तो इसलिए मुगलों को बड़ी परेशानी हो रही है। यहां तक कि उन्होंने अपने सबसे प्रबल सेनापति अपने चाचा शाइस्ता खां को भी भेजा था, और शाइस्ता खां जब पूना में अपना शिविर डाले हुए है, तो यहां पर शिवाजी ने टिट फॉर टैट का तरीका अपनाया है कि भाई जैसे ही हमसे व्यवहार करेंगे वैसे ही हम भी इन पर अटैक करेंगे। देखिए भारतीय परंपरा हमारी रही है कि हम लोग युद्ध में भी नियमों को लागू करते हैं। जैसे आपने महाभारत में देखा होगा कि सुबह जब तक युद्ध शुरू नहीं हो जाता, कब तक, जब तक कि शंखनाद ना हो जाए। शंख बजता था, सूर्योदय हुआ, शंख बजा और तुरंत ही जो है युद्ध शुरू। और लास्ट में सूर्यास्त होते ही, जैसे ही सनसेट हुआ वैसे ही शंख बजता था और युद्ध खत्म, फिर कोई किसी को नहीं मार सकता, ठीक है ना। भले चाहे शत्रु आपके सामने, लेकिन शंखनाद हुआ, आपको रुक जाना होगा। तो ये हमारी बहुत ही रिच ट्रेडिशन रही है। लेकिन मुस्लिम्स के आने के बाद हमारा ये ट्रेडिशन बदल गया, क्योंकि मुगल कह रहा हूं बार बार, क्योंकि मुस्लिम्स को सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी और वो थी विक्ट्री। साम दाम दंड भेद धोखे से कैसे भी करके हमें विक्ट्री चाहिए। तो यहां पर शिवाजी ने भी ऐसा ही काम किया। रात में आप अटैक नहीं कर सकते शत्रु पर, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में अटैक नहीं होता था। लेकिन यहां पर कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। तो अब जब वो पूना में अपना शिविर डाले हुए पड़ा हुआ है शाइस्ता खां, तो शिवाजी ने सोते हुए पर ही अटैक कर दिया रात को। और जो शाइस्ता खां था उसके कक्ष में पहुंचकर, उसके रूम में पहुंचकर उन्होंने अटैक किया, उसके बेटे को मार डाला। और शाइस्ता खां ने किसी तरीके से खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसका हाथ का अंगूठा जो था वो कट गया था। तो ये जो था, ये बहुत बड़ा एक तरह से इट वाज अ स्लैप ऑन औरंगजेब्स फेस, क्योंकि आपका इतना जबरदस्त सेनापति, इतना वीर सेनापति, उसको जो है शिवाजी ने छक्के छुड़ा दिए, उसका अंगूठा ही काट दिया, उसके बेटे को मार डाला, उनकी सेना को जो है ना रात में अचानक से हमला करके छिन्न-भिन्न कर दिया। तो अब औरंगजेब को और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह बहुत वीर शासक थे। तो इन्होंने अब भेजा है मिर्जा राजा जयसिंह को, ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई भाई, शाहजहां गेव द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा, ये रह गया है, ये पॉइंट रह गया था। शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी, ये और लिख लीजिएगा, शाहजहां ने दी थी। पूछ लेता है क्वेश्चन इस तरह का, तो शाहजहां गेव हिम द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा, शाहजहां गेव हिम अ टाइटल ऑफ मिर्जा राजा, ये पॉइंट रह गया था, बाकी मनसब तो मैंने लिखवा दिया था, ठीक है। तो अब देखिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा जाता है अपना सेनापति बना करके औरंगजेब द्वारा दक्कन में। यहां पर मिर्जा राजा जयसिंह बड़ी सूझबूझ से काम लेते हैं, और वो जो एरिया था शिवाजी का, उस घेरे को धीरे 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 संकुचित करते जाते हैं और उसको घेरते जाते हैं। यहां पर उन्होंने शिवाजी की जितनी भी फसलें थी सब खत्म कर दी, नष्ट कर दी, ताकि उनको कोई रसद सामग्री भी ना मिल पाए। और लास्ट में शिवाजी को मजबूर होकर एक ट्रीटी करनी पड़ी पुरंदर नामक प्लेस पर महाराष्ट्र में, और ये संधि कहलाती है पुरंदर की संधि, जो कि हुई थी 1665 में। और ये जो पुरंदर की संधि थी, ये पूरी तरीके से औरंगजेब के फेवर में थी, क्योंकि यहां पर शिवाजी ने लगभग क्या 35 किले जो दुर्ग थे, फोर्ट्स थे, वो मुगलों से छीनकर अपने अधीन कर लिए थे। मतलब टोटल इनके 35 किले हो चुके थे। तो यहां पर इन्हें इस संधि के तहत 23 किले मुगलों को देने पड़े थे।
इसके अलावा बहुत बड़ा हर्जाना इनको देना पड़ा था। साथ ही साथ ये भी वचन देना पड़ता था कि मैं जब भी मुगलों को आवश्यकता होगी तो मैं सैनिक सहायता उनको दूंगा, और मुगलों की अधीनता भी शिवाजी ने स्वीकार की थी। ठीक है, यहां पर मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को राजी कर लिया था आगरा जाने के लिए कि आप जहांगीर के दरबार में, सॉरी औरंगजेब के दरबार में चलिए, वहां पर आपको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से शिवाजी भी तैयार हो गए थे कि भाई चलो बराबरी का दर्जा देंगे तो ठीक है, हम भी बराबर के शासक है तो अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो इसी आश्वासन से, और उन्होंने कहा कि गारंटी है आपको वहां पर कुछ कोई नहीं कहेगा, और इसी आधार पर जयसिंह द्वितीय के साथ में शिवाजी चले जाते हैं आगरा। लेकिन वहां पर शिवाजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका स्थान तो रखा गया था नीचा और औरंगजेब ऊपर बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बराबरी का दर्जा दिया गया था, तो वहां पर उन्होंने वहां से दरबार से तुरंत निकल गए। और ये बहुत बड़ा अपमान होता था शासक का कि बिना उसकी परमिशन के कोई वहां से निकल जाए। जैसे आप कोर्ट में देखते हैं, जैसे ही जज आता है सब लोग खड़े हो जाते हैं, और जब तक जज नहीं निकल जाता तब तक कोई कोर्ट नहीं छोड़ता, पहले जज निकलेगा। ऐसे ही राजा पहले निकलता था दरबार से, उसके बाद दरबारीगण जाते थे, खड़े हो जाते थे, फिर उसके बाद जाते थे। तो यहां पर वो क्रोधित होकर निकल गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फिर जेल में डाल दिया गया था। वो बात अलग है कि शिवाजी की सूझबूझ से वो मिठाई की टोकरी में बैठकर एक दिन बाहर आ गए, क्योंकि शिवाजी ने कहा कि भाई मैं बीमार हूं और लोगों को फ्रूट्स और स्वीट्स जो है ना ऑफर करना चाह रहा हूं, दान पुण्य करना चाह रहा हूं। तो वो परमिशन उनको दे दी गई थी, और एक दिन वही टोकरी में बैठ करके निकल गए थे और वापस अपने दक्कन में आ गए थे, और फिर वापस मुगलों के नाक में दम किया। तो ये जो पुरंदर की संधि थी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मिर्जा राजा जयसिंह के लिए, क्योंकि जो काम मुगल कमांडर्स नहीं कर पाए थे वो एक राजपूत कमांडर ने करके दिखाया। ठीक है, तो इससे काफी इनके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी हुई थी। तो पुरंदर की संधि इनके जीवन काल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ठीक, तो लिखिएगा, औरंगजेब ने इन्हें शिवाजी के खिलाफ अपना सेनापति बनाकर, अपना मुख्य सेनापति बनाकर दक्कन भेजा था। देखिए यहां पर मैं दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दक्कन कह रहा हूं। देखिए ये जैसे आपका इस तरीके से ये आपका इंडिया का मैप है लगभग। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है ना, दिस वन, ये वाला मान लीजिए इतना, ये दक्कन कहलाता है। ठीक है, और ये फिर जो है दक्षिण कहलाता है, क्योंकि दक्कन का पठार है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ये महाराष्ट्र वाला इलाका, एमपी वाला इलाका, ये सब आ जाता है, तो ये दक्कन कहलाता है। ये दक्षिण है, फिर इसके नीचे जो दक्षिण कहलाता है, साउथ। ठीक, तो ये दक्कन इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो दक्कन भेजा, he sent Aurangzeb sent सोमेंद्र जी, राधे राधे जी, गॉड ब्लेस यू। चलिएगा, औरंगजेब sent him against Shivaji in Deccan, as his चीफ कमांडर, मुख्य सेनापति बनाकर भेजा था दक्कन में शिवाजी के खिलाफ। औरंगजेब सेंट हिम टू दक्कन अगेंस्ट शिवाजी एज हिज चीफ कमांडर। जयसिंह ने बुद्धिमानी से
शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665, पुरंदर की संधि 1665 करने पर मजबूर कर दिया, करने पर मजबूर कर दिया। जयसिंह कंपेल्ड शिवाजी, जयसिंह कंपेल्ड शिवाजी फॉर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, महाराष्ट्र में पड़ता है भाई पुरंदर, फॉर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ब्रैकेट में लिखेगा 1665। शिवाजी कंपेल्ड, सॉरी, जयसिंह कंपेल्ड शिवाजी फॉर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ब्रैकेट में लिखेगा 1665, 1665। यह संधि पूर्णतः, यह संधि पूर्णतः यह संधि पूर्णतः औरंगजेब के पक्ष में थी, औरंगजेब के पक्ष में थी। दिस ट्रीटी वॉज completely in favor of औरंगजेब। तथा शिवाजी को अपने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़े, यानी कि औरंगजेब को देने पड़े, मुगलों को देने पड़े या कह लीजिए औरंगजेब को देने पड़े। शिवाजी had to give, Shivaji had to give 23 forts out of 35 to Mughals. To Mughals, पैंतीस में से 23 दुर्ग या किले देने हुए थे मुगलों को। ठीक है भाई, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनका। अब देखिए औरंगजेब ने इनको बीजापुर, जो कि आपका साउथ में पड़ता था, बीजापुर एक्सपेडिशन पे भी भेजा गया, बीजापुर अभियान पर भी भेजा गया था इनको, लेकिन ये वहां पर फेल हो गए थे। उसको बीजापुर अभियान में बीजापुर को अधिकृत नहीं कर पाए थे, इसलिए औरंगजेब ने इन पर अविश्वास किया, उसको डाउट हुआ इन पर कि पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है, और इनको कहा कि वापस आ जाइए। तो वापस दिल्ली बुला लिया, लेकिन रास्ते में ही इनकी डेथ हो गई बुरहानपुर, जो कि पड़ता है एमपी में, वहां पर इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो लिखेगा बीजापुर अभियान में विफल होने के कारण, बीजापुर अभियान में विफल होने के कारण इन्हें औरंगजेब ने दक्कन से वापस बुला लिया। ठीक है सुमेंद्र जी, बात सही है, लेकिन आपको सिर्फ 1665 ही ध्यान में रखिएगा, इतना ज्यादा डीप में याद रखने की आवश्यकता नहीं। ये डेट एक्चुअली जब हिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है तो इतनी याद रखी जाती है। खैर, डेथ कैसे हुई थी भाई? इनकी डेथ जो है बस ऐसे ही हो गई थी जैसे डेथ होती है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई युद्ध हुआ हो या उसमें वीर गति प्राप्त हो गए हो इनके, तो नेचुरल डेथ थी मतलब इनकी। क्या लिखा भाई? इनको वापस बुला लिया,
because he failed in Bijapur expedition, because he failed in Bijapur expedition, so Aurangzeb asked him to come back. सोमेंद्र जी, किसने कहा आपको कि बुरहानपुर में मानसिंह की हुई थी? एलिचपुर में हुई थी, एलिचपुर, कल मैंने करवाया था। अफजल खान के साथ में जो युद्ध हुआ था और बगनखे से उसकी हत्या कर दी थी, वो शिवाजी और अफजल खान के बीच का मैटर है जी। मिर्जा राजा जयसिंह का उससे कोई लेना देना नहीं है। गोविंद जी कह रहे हैं कि जहर पिला दिया था क्या किसी ने? सर भाई, जहर का तो ऐसा नहीं मिलता है कि भाई जहर पिला दिया था किसी ने रास्ते में। कीरत सिंह ने जहर दिया था, कीरत सिंह ने जहर दिया था? सोर्स बता सकते हैं बंधु? राजेश जी, नॉर्मल डेथ इज नॉट एक्सेप्टेबल। चलिएगा, खैर जरा सोर्स बताइए कि कहां आपने देखा, एक बार तो अपन इस पे चर्चा करें। हाँ जी, because he was failed in Bijapur expedition, so Aurangzeb asked him to come back. Aurangzeb asked him to come back, किंतु मार्ग में ही बुरहानपुर ये आपका एमपी में पड़ता है भाई। बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई। बट ऑन द वे इन बुरहानपुर ही वॉज डाइड। अब देखिए, इनकी मृत्यु को भी लेकर के अलग अलग बात आ रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि हाथी से गिरकर डेथ हुई थी। कहीं कोरोना से भी हुई। चलिए चलिए, खैर जो भी है। तो बुरहानपुर में इनकी डेथ हुई थी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मृत्यु कैसे हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि कहां डेथ हुई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लाहौर में आपके वो थे भगवंत दास जी, एलिचपुर में ये हैं मानसिंह, बुरहानपुर में जयसिंह है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई। बस जहां शासनकाल समाप्त हो रहा है वहीं इनकी डेथ समझिए, जहां डेथ हुई वहीं शासनकाल समाप्त हो गया इनका। ठीक है, चलिए अब बात कर लें जरा हम अगले शासक की। और अगले इंपॉर्टेंट शासक हमारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मानसिंह के बाद सवाई जयसिंह। जिनको जयसिंह सेकंड भी कहा जाता है।
सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड। मिर्जा राजा जयसिंह को जयसिंह फर्स्ट और सवाई जयसिंह को जयसिंह सेकंड कहा जाता है। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें, रेन पीरियड, तो 1700 टू 1743। सिक्सटी 8 में नहीं है भाई, 67 में है। लास्ट जो हमने लिखवाया है इनका 1621 टू 1667 जो टाइम पीरियड है, रेन पीरियड है, तो 67 में डेथ होते ही इनका शासन हो गया समाप्त। चलिए, अब देखिए सवाई जयसिंह जो थे, ये शुरुआत होती है इनकी औरंगजेब से, और फिर औरंगजेब के बाद में जो मुगल शासक हैं वो पोस्ट मुगल पीरियड कहलाता है, और पोस्ट मुगल रूलर्स कहलाते हैं, एम्परर्स कहलाते हैं। और यहां पर बड़ी मारामारी चली है भाई। बाद में तो ये बहुत कमजोर शासक रह गए हैं। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह फर्स्ट बनता है शासक। ठीक है, और औरंगजेब की डेथ के बाद जो वार ऑफ सक्सेशन हुआ था, उसमें औरंगजेब के बेटों के बीच में आपस में युद्ध हुआ था। तो इन्होंने, सवाई जयसिंह ने क्या किया था, आजम जो पुत्र था उसका सहयोग किया था, उसका पक्ष लिया था, लेकिन जीता था मुअज्जम। और मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बन जाता है। तो क्योंकि ये उसके अगेंस्ट थे, तो शासक बनने के बाद वो आमेर पर अटैक करता है। ठीक है, और उस पर अधिकार कर लेता है और उसको नाम देता है, आप बताएंगे कि क्या नाम दिया? मोमिनाबाद। सोमेंद्र जी गुड, क्लास अटेंड नहीं करते इसका मतलब अच्छी पढ़ाई चल रही है। मोमिनाबाद नाम दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है। और यहां से अब चले जाते हैं सवाई जयसिंह मेवाड़, और वहां पर देबारी एग्रीमेंट होता है। देबारी नामक जगह है, देबारी एग्रीमेंट होता है किस किस के बीच में? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह। देखिए अजीत सिंह भी बहादुर शाह के खिलाफ हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके अमर सिंह सेकंड ऑफ मेवाड़, और ये सवाई जयसिंह यानी जयसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, इनके बीच में देबारी समझौता होता है 1708 में। ठीक है, अब ये क्या समझौता था इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले आप ये 7 राजाओं का इन्होंने शासनकाल देखा था। ठीक है, तो बहादुर शाह के बाद में आपके छोटे छोटे शासक बने हैं जल्दी जल्दी, कुछ का तो कुछ महीनों का ही शासनकाल है, इसलिए आप तो सिंपली लिखिएगा इन्होंने 7 मुगल शासकों को अपनी सेवाएं दी। सबसे ज्यादा इन्होंने 7 मुगल शासकों को, जिसमें से मुगल शासक तो था आपका औरंगजेब, उसके बाद में उत्तरवर्ती मुगल शासक कहलाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप तो मुगल शासक ही लिखिएगा। इन्होंने 7 मुगल शासकों को अपनी सेवाएं दी। He served 7 Mughal emperors या 7 Mughal rulers. He served 7 Mughal rulers. और देखिए इनको जो सवाई का टाइटल जो दिया गया वो औरंगजेब ने दिया था। ठीक है भाई, गोविंद जी फोर्ट वाला टॉपिक आपने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा शायद। जयबाण तो सवाई जयसिंह ने करवाई थी, ना कि मिर्जा राजा जयसिंह ने। इन्होंने तोप बनाने की एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी क्या नाम, जयगढ़ में, और वहीं पर जय बाण का निर्माण हुआ था। ये मैंने आपको फोर्ट वाले टॉपिक में करवाया था। ठीक है, तो 7 मुगल शासकों को इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और देखिए औरंगजेब ने इनको क्या टाइटल दिया? सवाई की उपाधि दी औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि इसलिए दी कि आप जितने भी शासक अब तक हुए उनसे 1.25 गुना, यानी सवाया हैं, 1.25 गुना श्रेष्ठ हैं।
ऐसे सवाई की उपाधि दी। उपाधि जो रियल में दी गई थी, टाइटल जो दिया गया था कि हाँ भाई इसने दिया, वो औरंगजेब ने जयसिंह सेकंड को दिया था। लेकिन इसके बाद में ट्रेडिशन हो गया कि सभी जितने भी जयपुर के शासक हैं वो अपने नाम के आगे सवाई लगाने लगे। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, इस तरह से लगाने लगे कि मैं उससे, वो खुद ही टाइटल लेते रहे कि मैं उससे सवा गुना श्रेष्ठ, मैं उससे सवा गुना श्रेष्ठ। तो रियल में जो टाइटल मिला था सवाई, वो शुरुआत होती है जयसिंह सेकंड से। इससे पहले सवाई की टाइटल किसी को नहीं दिया गया था, कोई भी सवाई नहीं लगाता था। लेकिन इसके बाद, इनके बाद में जो भी रूलर्स आए वो सब अपने नाम के पीछे सवाई लगाने लगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपके? चलिए, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, चलिए लिखेगा। औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी। औरंगजेब gave him the title of Savai. Aurangzeb gave him the title of Savai. Aurangzeb gave him the title of Savai. अब आप लिखिएगा देबारी समझौता, देबारी एग्रीमेंट, देबारी एग्रीमेंट 1708। चलिए भाई, अब देखिए ये जो देबारी समझौता है, देबारी एग्रीमेंट, ये क्या था इसको आप समझिएगा। देबारी एक जगह है जो कि उदयपुर में पड़ती है, वहां पर ये समझौता हुआ था। अब देखिए किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था सवाई जयसिंह प्लस अमर सिंह सेकंड। अब ये अमर सिंह सेकंड है, अमर सिंह फर्स्ट थे आपके प्रताप के बेटे, और अजीत सिंह, इनको हम देखेंगे, ये वही अजीत सिंह है जिनको दुर्गादास राठौड़ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इनको बचाया और गद्दी पर बिठाया। जसवंत सिंह फर्स्ट के बेटे थे अजीत सिंह। तो ये अमर सिंह जो हैं ये आपके हैं मेवाड़ के शासक। अजीत सिंह उस समय शासक बन तो गए थे 1707 में, औरंगजेब ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बहादुर शाह ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये आपके मारवाड़ के थे, और सवाई जयसिंह तो हैं ही आपके जयपुर के। तो इनके बीच में समझौता हुआ था। अब देखिए क्या हुआ था, इन्होंने कहा कि साहब हम तीनों मिलकर, तीनों मिल जाएंगे और तीनों की सेना जो है सवाई जयसिंह को आमेर दिलवाएंगे और अजीत सिंह को जोधपुर दिलवाएंगे। ठीक है, तीनों की सेना मिलकर संयुक्त अटैक करेगी मुगलों पर और इनको वो इनके प्लेसेस दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर एक समझौता यह भी हुआ था कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी सूरज कंवर का विवाह करवाया था सवाई जयसिंह से। ठीक है, और अमर सिंह ने अपनी बेटी
चंद्र कुंवरी का विवाह करवाया सवाई जयसिंह से। ठीक है, इन दोनों ने अपने अपने पुत्रियों का विवाह सवाई जयसिंह से करवाया था। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए यहां पर जो ये विवाह हुआ मेवाड़ के साथ में, जो विवाह हुआ था उसमें कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी इस विवाह में? एक शर्त थी, कंडीशन थी। क्या शर्त थी? कि इनसे जो पुत्र पैदा होगा पुत्र ही आपका जयसिंह का उत्तराधिकारी होगा। इनका जो सक्सेसर होगा वो जयपुर का अगला शासक होगा, भले चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये जो संधि थी ये जयपुर में ग्रह कलह का कारण बन गई, क्योंकि सूरज कंवर और सवाई जयसिंह से जो पुत्र पैदा हुआ वो था आपका ईश्वरी सिंह, जो कि बड़ा बेटा था। ठीक है, ईश्वरी सिंह पैदा हुए। ठीक है, बड़ा बेटा था। और चंद्र कुंवरी और अमर सिंह से जो पुत्र पैदा हुआ वो था माधो सिंह, जो कि छोटा बेटा था। तो अब हिसाब से उत्तराधिकारी कौन बनना चाहिए था? ईश्वरी सिंह, क्योंकि बड़ा है। लेकिन यहां पर यह शर्त रखी गई थी कि साहब माधो सिंह बनेगा पुत्र। तो यहां पर जब सवाई जयसिंह की डेथ हुई तो ईश्वरी सिंह ने अधिकार कर लिया और खुद बन गया शासक। ज्येष्ठ था, लेकिन माधो सिंह जो था जिसने कहा कि साहब उस शर्त के अकॉर्डिंग तो मैं शासक बनना चाहिए, देवारी समझौते के अकॉर्डिंग, लेकिन इनको शासक नहीं बनाया गया, तो ये चले गए मराठों की शरण में। तो इस तरीके से यहां पर मराठों ने हस्तक्षेप किया। और अभी हम देखेंगे कि ईश्वरी सिंह की डेथ के बाद आपके माधो सिंह किस तरीके से सवाई जयसिंह की डेथ के बाद में किस तरीके से ईश्वरी सिंह और माधो सिंह आपस में लड़ मरे। ठीक है, खैर जो भी है, अच्छा अब यहां पर जो है ना दरबारियों में वाक युद्ध शुरू हो चुका है। हमारे दरबारी जो हैं उनके कमेंट से लग रहा है कोई माधो सिंह का पक्ष ले रहा है और कोई ईश्वरी सिंह का। ठीक है, चलिएगा। ठीक है भाई, तो ये देबारी समझौते के अकॉर्डिंग एक ये मैटर भी हुआ था। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई होगी। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, समझ में आ गया हो तो आगे चलें। चलिए ठीक है, लिखिएगा देबारी समझौता किस किस के बीच में हुआ है। तो शॉर्ट में लिखिएगा, डिटेल में लिखने का टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो किस किस के बीच में हुआ है तो वो आप लिख लीजिएगा। इन बिटवीन सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, अमर सिंह सेकंड ऑफ मेवाड़ एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। ठीक है, और इसमें यह था कि ये तीनों की जो जॉइंट आर्मी है ये
अजीत सिंह को मारवाड़ दिलवाएगा और सवाई जय सिंह को आमेर दिलवाएगा, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट, मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना था। तो ये आ गया यहां पर आपका क्या कहते हैं, मेवाड़ आ गया था। जयपुर छोड़ना पड़ा था इनको, जयपुर तो क्या, जयपुर तो था ही नहीं उस समय, आमेर छोड़ना पड़ा था। ठीक है भाई, तो एक तो ये था कि दोनों तीनों की जॉइंट आर्मी जो होगी वो अजीत सिंह को मारवाड़ दिलवाएगी और जय सिंह को आमेर दिलवाएगी। उस समय जयपुर नहीं था भाई, हालांकि जयपुर सवाई जय सिंह ने बसाया था, लेकिन आगे आएगा 1727 में। ठीक है, इसके बाद में एक प्रोविजन ये और है कि अजीत सिंह ने अपनी बेटी सूरज कंवर का विवाह करवाया है सवाई जय सिंह से। ठीक है भाई, और इधर अमर सिंह सेकंड ने अपनी बेटी चंद्र कुंवरी का विवाह करवाया है सवाई जय सिंह ने। लेकिन ये जो मेवाड़ के साथ में, जो मेवाड़ की राजकुमारी के साथ में जो विवाह हुआ था, इसके साथ में कंडीशन थी कि इनका जो बेटा होगा, जो भी हो, भले चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, तो उस वो ही जो है गद्दी पर जयपुर की बैठेगा, सक्सेसर होगा जय सिंह सेकंड का। मीन्स द सन ऑफ चंद्र कुंवरी will be the successor of जय सिंह सेकंड। ये कंडीशन, इस कंडीशन पर यह विवाह हुआ था। लेकिन उधर सूरज कंवर से पुत्र पैदा हुआ जो कि बड़ा था, ईश्वरी सिंह, और हिसाब से जो रूल ऑफ सक्सेशन था उसके अकॉर्डिंग ज्येष्ठ पुत्र जो होता है, बड़ा पुत्र जो है, एल्डर सन ही क्या होता है, शासक बनता है। तो ईश्वरी सिंह शासक बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर माधो सिंह ने कहा भले चाहे मैं छोटा हूं, लेकिन देबारी समझौते को क्यों भूल रहे हो भाई, उसको तो ध्यान रखो। तो इसी को लेकर के यहां पर द्वंद्व हो गया था, कन्फ्लिक्शन हो गया था दोनों के बीच में, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में वार ऑफ सक्सेशन हुआ था, जो हम आगे देखेंगे। हाँ, ये रही ना अमर सिंह की पुत्री, लिखा तो है, देखिए अमर सिंह की बेटी है चंद्र कुंवरी। टेक्निकल से ज्यादा इसमें आप कह रहे हैं कि कंसेप्ट्स हैं, कोई फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला बताने से सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अब फॉर्मूला भी क्या बताऊं, कितने फॉर्मूलेज बनेंगे, फिर उन फॉर्मूलेज को याद करने के लिए फिर एक फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले भी कितने याद करोगे। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए डायग्राम से आप जो है ना फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए नो फॉर्मुलेशन एट ऑल। चंद्र कुंवरी का बेटा माधो सिंह, देखिए लिखा हुआ है ना, चंद्र कुंवरी और अमर सिंह का बेटा है माधो सिंह, जो कि छोटा बेटा था। और इधर सूरज कंवर और सवाई जय सिंह का बेटा है ईश्वरी सिंह। ठीक है भाई, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। देखिए देबारी समझौता केवल उत्तराधिकार का मामला, उत्तराधिकारी कौन होगा यही नहीं, ये एक उसमें जो है ना प्रावधान था, एक प्रोविजन था। बाकी तीनों मिलकर के मारवाड़ राज्य दिलाएंगे और आमेर को राज्य दिलाएंगे, ये भी उसमें एक समझौते में बात थी।
ठीक है, चलिए मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। देखिए यहां पर ये आपके अमर सिंह सेकंड हैं, कहां के, मेवाड़ के शासक हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इधर अजीत सिंह मारवाड़ के हैं। मैंने एक्चुअली इनको लिखा ही है उस मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर तो आपका जयपुर पड़ता है, ठीक है, नीचे की तरफ मेवाड़ पड़ता है और इधर वेस्टर्न साइड में मारवाड़ पड़ता है। उसी के अकॉर्डिंग मैंने शासकों के नाम लिखे हैं। ठीक है, दोनों ने, मारवाड़ ने और मेवाड़ ने, अपनी बेटियां जयपुर को दी हैं। यहां पर अजीत सिंह की बेटी, आप गौर से समझिएगा, आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखिए अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे, इनको एक्सेप्ट नहीं किया था, औरंगजेब ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन इधर जो बहादुर शाह फर्स्ट था उसने एक्सेप्ट नहीं किया था इनको शासक। तो अजीत सिंह की पुत्री है, ये भी अगेंस्ट है उसके, तो पुत्री है सूरज कंवर। सूरज कंवर का विवाह किससे कराया गया? सवाई जय सिंह। दूल्हा एक ही है भाई, दुल्हन दो हैं, एक मारवाड़ से एक मेवाड़ से, तो अब सवाई जय सिंह से करवा दिया। ठीक है, खत्म हो गई बात। ये सूरज कंवर है। सूरज कंवर कहां है? सूरज पश्चिम में उग रहा है, ऐसे समझिए, पूर्व में ना होकर के सूरज कहां आ रहा है? पश्चिम में। ये पश्चिम में राज्य है, ऐसे कुछ जुगाड़ लगा लीजिए। तो सूरज कंवर और चंद्रकुमारी में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा, सूरज पूर्व में उगता है लेकिन पूर्व में नहीं उग करके पश्चिम में उग रहा है। ठीक है, तो सूरज कंवर, मैंने ऐसे याद किया था भाई जब कभी याद किया था, तो सूरज कंवर जो कि पश्चिम से निकला यानी कि मारवाड़ से, सूरज कंवर का विवाह हुआ सवाई जय सिंह के साथ में। इधर मेवाड़ के शासक हैं अमर सिंह सेकंड ने, इसने भी चंद्रकुंवरी, अपनी बेटी चंद्रकुंवरी, सूरज पश्चिम से निकल रहा है और चंद्रमा निकल रहा है पूर्व से, उल्टा मामला। तो चंद्रकुंवरी का विवाह जो करवाया वो करवाया सवाई जय सिंह से। ठीक है, तो चंद्रकुंवरी का विवाह सवाई जय सिंह से हुआ, लेकिन एक शर्त पर हुआ। ठीक, क्या शर्त थी? कि भाई चंद्रकुंवरी से कोई भी बेटा पैदा होगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो वो उत्तराधिकारी होगा जयपुर का, कि पैदा जो पुत्र होगा वही जयसिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी होगा, यानी कि जयपुर, सॉरी आमेर, जयपुर तो है ही नहीं, आमेर की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, यह शर्त रखी गई थी। अब जयसिंह की, जब सवाई जयसिंह की डेथ होती है तो ईश्वरी सिंह ने कहा कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारा समझौता जो भी था, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, ज्येष्ठ उत्तराधिकारी होने के कारण मैं शासक बनूंगा। और ईश्वरी सिंह जो है शासक बन गया था, सामंत उसके फेवर में हो गए थे। ठीक है, तो माधो सिंह चला गया यहां से नॉर्थ साउथ में चला गया, कोटा बूंदी की मदद मांगी और मराठों की मदद मांगी, और उनकी जो ज्वाइंट आर्मी थी उससे फिर इसने अटैक किया है जयपुर पर। उधर ईश्वरी सिंह आते हैं और राजमहल का, बैटल ऑफ राजमहल होता है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मतलब इसी को लेकर के ये जो विवाह हुआ था ये कारण बन गया वार ऑफ सक्सेशन का। कहां पर? आमेर पर, सॉरी जयपुर पर। अब जयपुर आ गया, बाद में ईश्वरी सिंह शासक बनते हैं, जयपुर के शासक बनते हैं, क्योंकि जयपुर शहर की स्थापना आपके सवाई जय सिंह ने ही करवाई थी। ठीक है भाई, क्लियर? अब तो मेरे ख्याल में जयसिंह को मान लिया, उसने शासक मान लिया था, जयसिंह को वापस मिल जाता है आमेर, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट ने मान लिया इस बात को कि चलो भाई हम आपको शासक मान लेते हैं। ठीक है, और इधर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को मान लिया था। तो यहां पर उसने देखा कि तो मामला संघ बन गया, तो क्यों एक बिना बात के एक यूनियन बना करके अपनी जान को आफत ली जाए, तो उसने जो है मान लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से बाद में आपके सवाई जय सिंह को आमेर मिल गया और अजीत सिंह को मारवाड़ मिल गया था। ठीक है भाई, नहीं सौरभ जी, औरंगजेब से क्यों वार होता भाई? अजीत सिंह का कंट्राडिक्शन था मामला जो था अजीत सिंह का। अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ औरंगजेब से बचाते हुए कैसे कैसे बचाया ये हम देखेंगे मारवाड़ में। तो अजीत सिंह का कन्फ्लिक्शन था, बहुत तगड़े वाला विरोध था औरंगजेब के साथ में, ये आपको आगे पता चलेगा। लेकिन लास्ट में औरंगजेब ने मान लिया था कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट ने नहीं माना। और इधर जो है सवाई जय सिंह को जो है उसने निकाल दिया था, अटैक किया था, क्योंकि सवाई जय सिंह ने वार ऑफ सक्सेशन में बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका मूल नाम था मुअज्जम, उसका साथ नहीं दिया था। औरंगजेब की डेथ के बाद में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था।
इसके एक बेटा था आजम, एक बेटा था मुअज्जम। आजम का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने और बन गया शासक मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बना। इसलिए उसने, क्योंकि उसका विरोधी था, इसलिए उसने अटैक किया सवाई जय सिंह पर और सवाई जय सिंह यहां से भाग करके चले गए मेवाड़। ठीक है भाई, मेरे ख्याल में अब बात समझ में आ गई। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। अब कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो अब हम आगे चलें। यह हुआ आपका देबारी एग्रीमेंट, देबारी समझौता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि और क्या क्या स्पेशलिटीज हैं इनकी। तो अब स्पेशलिटी की बात करें तो देखिए, ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आपके जो सवाई जय सिंह थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, हर क्षेत्र में इनको नॉलेज थी। आर्किटेक्चर में ले लीजिए, आपके जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें ले लीजिए, हर एक में इनको काफी अच्छी नॉलेज थी और उस नॉलेज को इन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया और बहुत सारे काम करवाए। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम आर्किटेक्चर का हम लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर का जो काम था वो था इनके काल में एक नए शहर की स्थापना हुई जिसको नाम दिया गया जयनगर और बाद में उसका नाम बदल के कर दिया गया जयपुर। और इसको, जयपुर को इन्होंने अपनी आमेर से ट्रांसफर की कैपिटल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर जयपुर में 1727 में स्थापना हुई थी। इतना काम नहीं चलेगा, डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछी गई है। क्योंकि जयपुर राजधानी है इसलिए उसका स्थापना वर्ष के साथ साथ डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए, बिल्कुल सही है सोमेन जी, 18 नवंबर। शिव जी आपका भी सही है। चलिए लिखेगा, इन्होंने अपने वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, अपने आर्किटेक्ट थे इनके विद्याधर भट्टाचार्य, इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने अपने वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर, प्रारंभिक नाम जयनगर, जयपुर शहर प्रारंभिक नाम ब्रैकेट में लिखना, प्रारंभिक नाम जयनगर की स्थापना करवाई, की स्थापना करवाई। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की यानी प्रारंभिक नाम जयनगर की स्थापना करवाई। He founded a new city, Jaipur. He founded a new city, Jaipur, ब्रैकेट में लिखेगा इनिशियल नेम जयनगर, in on 18th November 1727, on 18th November 1727, with the help of his architect Vidyadhar Bhattacharya, with the help of his architect Vidyadhar Bhattacharya. चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि और इन्होंने आर्किटेक्ट में क्या कुछ करवाया? आर्किटेक्चर इनका क्या था जो हमने पढ़ा है? जल्दी बताइए। जंतर मंतर हमने नहीं पढ़ा अभी, जल महल हमने नहीं पढ़ा अभी। जो हमने पढ़ लिया है आर्किटेक्चर की बात करें तो वो जरा बताइए। बिल्कुल, एक तो नाहरगढ़ फोर्ट का इन्होंने निर्माण करवाया था 1734 में, और सिटी पैलेस हमने नहीं पढ़ा। जयगढ़ बनवाया था, इन्होंने बनवाया था क्या?
अक्की शिव जी जवाब सटीक दे रहे हैं। जयगढ़ फोर्ट का निर्माता कौन था? किसी का जवाब नहीं आया। जय सिंह, कौन कह रहा है? गलत। मान सिंह, कृष्ण कुमार जी का जवाब सही है भाई। धीरज जी का भी जवाब सही है। मान सिंह फर्स्ट ने नींव रखवाई थी, शुरुआत उन्होंने कर दी थी, लेकिन जो प्रेजेंटली अगर हम उसका जो स्वरूप देखते हैं, उसको रूप दिया प्रेजेंटली, वो सवाई जयसिंह ने दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह के यहाँ पे मत मिलते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने वर्तमान स्वरूप देकर उसको नाम दिया जयगढ़, ठीक है, जबकि मैक्सिमम विद्वान मानते हैं कि उसको प्रेजेंट जो उसका स्वरूप है वो दिया था सवाई जयसिंह ने। अब इन दोनों में हम सवाई जयसिंह को इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बात है कि मैक्सिमम लोग बात कह रहे हैं इस बात को। दूसरी बात कि यहां पर इनका आर्किटेक्ट है विद्याधर भट्टाचार्य, और विद्याधर भट्टाचार्य का जो आर्किटेक्चर है वो एक स्पेसिफिक होगा डेफिनेटली। जिस तरीके से हर व्यक्ति की हैंडराइटिंग अपनी स्पेसिफिक होती है, इसी तरीके से हर आर्किटेक्ट का जो आर्किटेक्चर है वो एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो इनका जो आर्किटेक्चर हमें जयपुर शहर में दिखाई देता है, वही आर्किटेक्चर हमें जयगढ़ में भी दिखाई देता है। तो इसीलिए माना गया कि वर्तमान स्वरूप माधो सिंह विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से इन्होंने उसको वर्तमान स्वरूप दिया था। तो वर्तमान स्वरूप जयगढ़ का इन्हीं के द्वारा दिया गया, ठीक है भाई। क्या पिछली स्लाइड पे गलत लिख दिया कुछ? क्या गलत लिख दिया भाई? कौन सा गलत है बताओ भाई, कहां गलत लिख दिया? अजीत सिंह की बेटी है सूरज कंवर, इनका विवाह सवाई जयसिंह से हुआ, और अमर सिंह सेकंड की बेटी है, उत्तरी तो लिखा है चंद्रकुंवरी, इनका विवाह सवाई जयसिंह से हुआ, यहां तक कोई गलत नहीं है। सूरज कंवर और सवाई जयसिंह से पुत्र पैदा हुआ ईश्वरी सिंह जो कि बड़ा बेटा है, ठीक है, और चंद्रकुंवरी और अमर सिंह से पुत्र पैदा हुआ है माधो सिंह जो कि छोटा बेटा है, ठीक है। ये विवाह इस शर्त पे हुआ था कि पैदा पुत्र ही जयसिंह सेकंड का उत्तराधिकार। सही तो है भाई, क्या गलत लिखा है? चंद्रकुंवरी और अमर सिंह का बेटा पैदा करवा दिया। ओ सॉरी, अरे ओहो, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। हाय 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 हाय, कितनी बड़ी गलती हो गई, हे भगवान। सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। आहा, हे राम, कितना बड़ा अपराध हो गया मेरे से। सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी। और मैं रिपीट करे जा रहा हूं, रिपीट करे अगेन एंड अगेन, रिपीट करे जा रहा हूं इसी चीज को। मैं कह रहा हूं क्या गलत है बताओ भाई। चलिए, हो जाता है भाई कई बार ऐसा, सॉरी। हाँ, बोल तो सही रहा था लेकिन लिखा गलत गया। तो सवाई जयसिंह और चंद्र कुंवरी से पुत्र पैदा होता है माधो सिंह, ठीक है, अब सही हुआ है भाई। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब करेक्शन कर लिया भाई सबने? चलिए, तो ये हुआ दूसरा मामला, ठीक है। अब तीसरा अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि यहां पर इन्होंने कुछ और कंस्ट्रक्शन भी करवाए हैं। जैसे इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेधशालाएं, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं भाई इंग्लिश में। वेधशालाएं क्या होती हैं? जहां पर हम ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं, वहां पर
जो जिन इक्विपमेंट्स के माध्यम से और जहां पर वो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको कहा जाता है वेधशाला। जो भी सेलेशियल बॉडीज हैं, जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, आसमानी जितने भी जो भी पिंड जो हमें दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो वेधशाला कहलाती है। वेधशाला में बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपकी? तो इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ज्योतिष में इनका खासी रुचि थी। तो ये जो थी वो थी आपकी जयपुर और दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। ठीक है, जयपुर तो राजस्थान में, दिल्ली दिल्ली में है, बनारस और मथुरा ये दोनों आपके यूपी में है और उज्जैन आपका एमपी में है। यहां पर इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ठीक है, जयपुर और दिल्ली की जो वेधशालाएं हैं उनको इन्होंने नाम दिया जंतर मंतर। ठीक है, यहां की जो वेधशालाएं हैं बाकी की जगह वो नहीं कहलाती जंतर मंतर, लेकिन जयपुर और दिल्ली की जो वेधशालाएं उनको जंतर मंतर कहा जाता है। और जयपुर की जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ी वेधशाला है। और आज आपको अगर वेधशालाएं दिखाई दें इन 5 में से तो जयपुर और दिल्ली की हैं, ये तीनों नष्ट हो चुकी हैं। खैर ये कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, सौमेंद्र जी बात सही है कि पहली दिल्ली में बनवाई थी, उसके बाद जयपुर की थी, लेकिन सबसे बड़ी जयपुर की है। ठीक है, और यहां पर विश्व की सबसे बड़ी एक धूप घड़ी भी है जिसको नाम दिया जाता है सम्राट यंत्र। कहां पर? जयपुर में ही। सम्राट यंत्र है, बहुत बड़ा है। शायद आपने कभी अगर विजिट किया हो तो आपने देखा होगा एक ऐसे चौकोर गड्ढा है नीचे और उसमें ऐसे अर्धचंद्राकार ऐसे बहुत बड़ी रचना बनी हुई है, काफी बड़ी रचना इस तरह से अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो वो जो है वो है सम्राट यंत्र, जो कि विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी है। तो ये बात हुई आपकी 5 वेधशालाओं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है भाई। किसने जो कहा है? ये सौमेंद्र जी ने। ये जो आपकी जयपुर की वेधशाला है जंतर मंतर, इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसको विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया यूनेस्को ने। ठीक है, हालांकि बात आपकी सही है, सन 2010 ही है, लेकिन सन नहीं पूछेगा आपसे। आपसे ये पूछ सकता है कि वेधशालाओं में से कौन सी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित की गई। 2010 में सम्मिलित की गई थी। तो ये बात हुई भाई इन 5 वेधशालाओं की। तो लिखिएगा, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण भी कराया। ही फाउंडेड 5 ऑब्जर्वेटरी ऑल्सो। ही फाउंडेड 5 ऑब्जर्वेटरी ऑल्सो। 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया। He founded 5 observatory also. Sorry. Namely, Jaipur,
दिल्ली, बनारस जिसको वाराणसी कहा जाता है आजकल, मथुरा एंड उज्जैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई, निम्न में से कौन सी वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था या निम्न में से कौन सी वेधशाला का निर्माण करवाया था। बड़ी डीप स्टडी कर रखी है भाई आप लोगों ने। चलिए, इनमें जयपुर व दिल्ली की, इनमें जयपुर व दिल्ली की वेधशालाओं को जंतर मंतर नाम दिया गया। The observatories of Jaipur and Delhi, the observatories of Jaipur and Delhi were named Jantar Mantar. जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है। The observatory of Jaipur is largest. यहां विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी, यहां विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी सम्राट यंत्र स्थित है। We can see an instrument Samrat Yantra in this observatory. We can see an instrument Samrat Yantra in this observatory which is the world's largest, धूप घड़ी को भाई सन क्लॉक ही कहेंगे मेरे ख्याल में, तो धूप घड़ी, सन क्लॉक। देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो बनवाया किसने, तो हम विद्याधर भट्टाचार्य को नहीं कहेंगे। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो आप मंडन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कुंभा ने करवाया। ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई, जयसिंह, सवाई जयसिंह ने करवाई। आप ये तो नहीं कहेंगे विद्याधर भट्टाचार्य ने करवाई। ऐसे ही यहां पर हितेश जी हम ये कहेंगे कि निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया किसने, सवाई जयसिंह ने, लेकिन आर्किटेक्ट जो था वो था आपका विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है। सन डायल ज्यादा वर्ड मुझे ठीक लग रहा है, वॉच की जगह सन डायल। आयुष्मान जी का, आयुष जी का जो जवाब है वो सही है। सन डायल ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड लग रहा है मेरे को। ठीक है भाई। वॉच शब्द एक्चुअली जो अपने रिस्ट वॉच होती है ना उसके लिए, और दीवार घड़ी को अपन क्लॉक कहते हैं, तो वॉच से बेटर क्लॉक है, बट सन डायल ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। चलिए भाई, तो ये बात हुई आपके इन जंतर मंतर की। हाँ, एक चीज रह गई, और यूनेस्को ने इसको, इसे का मतलब है जयपुर की वेधशाला को, यानी जयपुर की जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया।
बात 2010 की है, लेकिन सन नहीं पूछता है भाई। वैसे यूनेस्को ने इस वेधशाला को, इस वेधशाला का मतलब है जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस ऑब्जर्वेटरी इन हिज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस ऑब्जर्वेटरी in its World Heritage List. In its World Heritage List. World Heritage List. ठीक है जी, चलिएगा। ये हो गया आपका जो 5 ऑब्जर्वेटरीज थी उसकी बात। अब आप चाहे तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि 1734 में 1734 में इन्होंने नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। हालांकि वो लिखा हुआ है, लेकिन बाय द वे आप भूल जाएं या फिर रिवीजन के हिसाब से तो लिख लीजिएगा 1734 में नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया और वर्तमान स्वरूप दिया जयगढ़ को। चलिए भाई, अब देखिए ये जो जयपुर बसाया गया, यहां पर इन्होंने राज परिवार के निवास के लिए, जो रॉयल फैमिली थी उसके रहने के लिए एक महल इन्होंने बनवाया, चंद्र महल। ठीक है, चंद्र महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। और वो जो चंद्र महल का प्रीमाइसिस, चंद्र महल तो है, उसका प्रीमाइसिस ज्यादा है और बाद में दूसरे लोगों ने वहां पर अलग अलग पैलेसेस का निर्माण करवाया और प्रेजेंटली वो पूरा जो एक कंबाइंड पैलेसेस का जो प्लेस है उसको कहा जाता है सिटी पैलेस। लेकिन शुरुआत हुई थी चंद्र महल से, यानी सिटी पैलेस जो था वो था आपका चंद्र महल। बाद में फिर और महल भी वहां पर बन गए। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिखिएगा जयपुर शहर में राज परिवार के निवास के लिए इन्होंने चंद्र महल, ब्रैकेट में लिखिएगा सिटी पैलेस, देखिए यहां पर जितने भी यंत्र आपको दिखाई देंगे वो सब किसी न किसी रूप में इसका एक पार्ट है। लेकिन हर यंत्र की हम स्टडी तो नहीं कर सकते ना। अब सम्राट यंत्र हमने क्यों कहा? सम्राट यंत्र इसलिए कहा क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, विश्व की, इसलिए सम्राट यंत्र को हमने पढ़ा। अदरवाइज हम सम्राट यंत्र को नहीं पढ़ते। अगर कोई छोटा मोटा होता या ऐसा कोई जैसे दूसरे हैं तो इसलिए हम नहीं पढ़ते। तो जितने भी यंत्र हैं ये सब सेलेशियल बॉडीज के जानकारी के लिए हैं। और धूप घड़ी आपके एक्यूरेट टाइम देती है, जो धूप आती है उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए और भी बहुत सारे यंत्र हैं, लेकिन उन यंत्रों को याद करने का कोई मतलब नहीं है। आप जाइए एक बार, वहां पर हर यंत्र का नाम लिखा हुआ है, उसके पास में एक बोर्ड लगा हुआ है वहां पर कि ये फलाना यंत्र, ढिमका यंत्र। तो हम उनको करेंगे क्या? तो छोड़िए उसको। तो he also built a residence for royal family. He also built a residence for royal family named Chandra Mahal, ब्रैकेट में लिखेगा सिटी पैलेस। नहीं भाई, इंजीनियर डीडी पाल जी, बिल्कुल क्लाउडी वेदर में धूप घड़ी काम नहीं करती थी भाई, बिल्कुल नहीं करती थी। जैसे हमारा सोलर एनर्जी है ना,
सोलर एनर्जी, सूर्य अगर निकलेगा तो ही वो सोलर एनर्जी काम करेगी। आप इंजीनियर से ज्यादा बेटर जानते हैं मुझसे। तो इसी तरीके से धूप होगी तो ही वो धूप घड़ी काम करेगी, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे वो जो एक ऐसा आर्च बना हुआ है ना, उसमें निशान लगे हुए हैं और बीच में एक प्रोजेक्शन टाइप लगा हुआ है। तो उसका मतलब इस तरह से उसको बनाया गया है कि धूप इधर से आएगी तो उसको वो जो प्रोजेक्शन है उसकी छाया पड़ती है, उस पर छांव जो पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है ना मेजर किया जाता है कि भाई कैसा क्या टाइम है। और जब क्लाउडी वेदर है तो डेफिनेटली धूप नहीं निकलेगी, तो फिर परछाई नहीं पड़ेगी, तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, नहीं ये जरूरी थोड़ी है कि भाई ये धूप घड़ी थी उसी से टाइम दिखता था। दुनिया भर के जो है ना इंस्ट्रूमेंट होते थे पहले भी, ऐसा थोड़ी कि पहले टाइम का पता नहीं चलता था। तो दूसरी जो युक्तियां थी उनसे जो पता लगा लेते थे। तो ये हो गया आपका, आई थिंक लिखवा दिया, लाइन शायद लिखवा दी मैंने ये कि अच्छा जो भी आपका यहां पर वो होगी, क्या कहते हैं कि आर्किटेक्ट जो भी होगा, वो सब जो कुछ भी ये कंस्ट्रक्शन करवाएगा वो सब कंस्ट्रक्शन जो होगा वो विद्याधर भट्टाचार्य की मदद से ही होगा। वही इनके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, जैसे हमने कुंभा में पढ़ा था कि कोई सा भी फोर्ट हो, कोई सा भी भवन हो, कोई सा भी मंदिर हो, आर्किटेक्ट तो मंडन ही होगा। ऐसे ही यहां पर भी विद्याधर भट्टाचार्य होगा। अब मान लीजिए कोई कहता है, कोई पूछ ले कि चंद्रमहल का आर्किटेक्ट कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर का कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, कोई सा भी इनका निर्माण होगा उसका आर्किटेक्ट विद्याधर भट्टाचार्य होगा। नहीं भाई, ये मून का कोई टाइमिंग का इसका नहीं बताती, क्योंकि जो सूर्य है और मून है उनकी सिचुएशन थोड़ा सा अलग अलग होती है। मतलब उनकी जो ऊपर हम स्थिति देखें तो उसके आधार पर नहीं, केवल धूप घड़ी थी, इसीलिए इसको मून घड़ी नहीं कहा गया, इसको धूप घड़ी कहा गया। चलिए अब देखिए, इनको ज्योतिष में बहुत विश्वास था, काफी इन्होंने स्टडी भी किया था और काफी नॉलेज भी थी। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी सेलेशियल बॉडीज हैं, उन सब की एक लिस्ट तैयार करवाई, एक सारणी तैयार कराई, विशुद्ध सारणी, एक प्योर लिस्ट तैयार करवाई जिसमें सेलेशियल बॉडीज अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, और उसको इन्होंने जो नाम दिया, वो जो लिस्ट थी उसको इन्होंने नाम दिया जिज मोहम्मद शाही। इंपॉर्टेंट है भाई, अब आप कहेंगे कि साहब मोहम्मद शाही ये तो मुस्लिम नेम है, तो ये मोहम्मद साहब के नाम पे रखे क्या? नहीं भाई, उस समय जब इन्होंने लिस्ट तैयार करवाई थी तो पोस्ट मुगल जो रूलर था, एम्परर था, वो था मोहम्मद शाह। तो उनको समर्पित किया, उनको डेडिकेटेड करते हुए उन्होंने ये लिस्ट तैयार करवाई और उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया जिज मोहम्मद शाही। ठीक है, तो लिखेगा इन्होंने ग्रह नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी तैयार करवाकर, इन्होंने ग्रह नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी तैयार करवाकर उसे जिज मोहम्मद शाही नाम दिया। ग्रह नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी तैयार करवाकर उसे जिज मोहम्मद शाही नाम दिया। He prepared a list of celestial bodies. He prepared a list of celestial bodies and named it Jiz Muhammad Shahi, and named it Jiz Muhammad Shahi. और देखिए, इन्होंने एक बुक भी लिखी ज्योतिष शास्त्र पर,
मतलब जो ज्योतिष शास्त्र, क्या कहते हैं भाई ज्योतिष शास्त्र को इंग्लिश में जरा बताइए। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर एक बुक लिखी और उसको नाम दिया, ज्योतिष ग्रंथ था जयसिंह कारिका। ये बुक का नाम है भाई जो इन्होंने खुद लिखी थी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, यस, ठीक है। तो लिखेगा इन्होंने जो एक ज्योतिष ग्रंथ, इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ जयसिंह कारिका भी लिखी, खुद लिखी थी इन्होंने। इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ जयसिंह कारिका भी लिखी, इन्होंने एक ज्योतिष ग्रंथ जयसिंह कारिका भी लिखी। He wrote a astrology book. He wrote a astrology book named Jayasingh Karika. Jayasingh Karika. Jayasingh Karika. चलिए भाई, अब देखिए इन्होंने एक और कंस्ट्रक्शन भी करवाया था और वो था जल महल। अब पहली बात तो ये जल महल क्यों बनवाया, इसके पीछे रीजन था, ऐसे ही नहीं बनवा दिया इसको। अब समझिए कि क्यों। देखिए ये लास्ट शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये जो अश्वमेध यज्ञ था, ये वैदिक काल से चला आया था, वैदिक काल में ये पैदा हुआ था। अश्वमेध यज्ञ जो था, ये क्या था, ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था फॉर द एक्सपांशन ऑफ देयर एम्पायर, अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। क्या होता था इसमें, जैसे मान लीजिए ये कोई एक एम्पायर है, किसी का स्टेट है ये कोई, और ये कोई पड़ोस में इनके अलग अलग स्टेट्स हैं। तो अब ये जो रूलर है ये अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहता है अपना एम्पायर का एक्सपेंशन के लिए, अपने स्टेट का एक्सपेंशन के लिए। तो ये क्या करेगा, एक घोड़ा जो है छोड़ेगा, बड़ा सुसज्जित घोड़ा होता था वो, और उसके पीछे पीछे चलती थी सेना। अब ये घोड़ा यहां पर एंट्री कर गया इस स्टेट में, तो फिर इस स्टेट के पास में दो ऑप्शन होते थे, या तो वो घोड़ा पकड़ ले कि नहीं साहब हमारे राज्य में कैसे आ गया आपका घोड़ा, तो अगर वो पकड़ लेगा तो पीछे जो सेना आ रही है उससे उसको मुकाबला करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो उस घोड़े को नहीं पकड़ता है, वो देखेगा यार मेरे से ज्यादा मजबूत शासक है और मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, हार जाऊंगा, तो ठीक है चलने दो घोड़े को, जहां चल रहा है और जहां जा रहा है चल रहा है वहां चलने दो। तो फिर ये घोड़ा इस तरह से यहां चला गया, फिर दूसरे स्टेट में चला गया, दूसरे स्टेट में भी सेम कंडीशन यही होगी कि या तो उसको पकड़े और युद्ध करे उस सेना से, या फिर जाने दे। और फिर ये घोड़ा घूम घाम करके और वापस आ गया स्टेट में। तो अब जितना भी ये राज्य था, जहां जहां ये घोड़ा घूमा, ये सारा का सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब ये इस राज्य का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। जब वो घोड़ा वापस आ जाता था तो फिर यज्ञ के साथ में उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। ये था अश्वमेध यज्ञ। तो ये लास्ट ऐसा रूलर हुआ, हिंदू रूलर, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। हिंदू शासक ही अश्वमेध यज्ञ करवाते थे भाई, ठीक है। तो हालांकि ये कोई ऐसा नहीं था कि पड़ोसियों के राज्य में घुस जाए, ये सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यहां पे मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। बाकी किसी के यहां पर गया नहीं था ये घोड़ा, बस यही था कि थोड़ा घुमा फिरा करके वापस ले आए थे। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। तो ये जो, हाँ रामायण में भी है भाई, बिल्कुल आपने देखा होगा, रामचंद्र जी जो है ना अपना वो घोड़ा छोड़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, लव कुश पकड़ लेते हैं, और लव कुश ने क्या मजा चखाया था उनकी सेना को। बाद में फिर रामचंद्र जी खुद आते हैं, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए थे, क्योंकि आफ्टर ऑल थे तो रामचंद्र जी के बेटे ही, कोई छोटे मोटे अरे गरे नत्थु खैरे थोड़ी थे।
तो फिर बाद में रामचंद्र जी आते हैं, तब उनको रोका जाता है, वो आप जानते हैं बेटर। तो वही था ये अश्वमेध यज्ञ। अब देखिए क्या होता था कि इस अश्वमेध यज्ञ के बाद जो रॉयल फैमिली है वो रॉयल शावर लेती थी, मतलब शाही स्नान करती थी। जितने भी पुरोहित वर्ग होते थे वहां पर, उनके साथ में शाही स्नान किया जाता था। शाही स्नान का मतलब यही है कि मतलब यज्ञ वज्ञ हो गया, उसके बाद स्नान करना, पुरोहितों के साथ में जो पुरुष वर्ग था वो स्नान करता था। तो क्योंकि शाही फैमिली थी, वो रॉयल फैमिली थी, तो इसलिए उसको रॉयल शावर कहा जाता था। ठीक है, तो अब क्या था कि इस रॉयल शावर के लिए, इस रॉयल बेदिंग के लिए, रॉयल बाथ के लिए इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया था। अब देखिए यहां पर एक नदी थी, गर्भावती नदी। गर्भावती नदी बहती थी यहां से, जहां आपको जल महल दिखाई देता है वहां पर गर्भावती नदी बहती थी, अब खत्म हो चुकी है। इस गर्भावती नदी का पानी रोका गया, पानी रोका गया तो बहुत बड़ी झील बन गई, जिसको नाम दिया गया मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील में बनाया इन्होंने जल महल। क्वेश्चन पूछा गया है, जल महल किसने बनवाया था? ठीक है, तो आप क्या इनको मंजीत जी ऐसे ही कोई समझ रहे हो क्या? शासक हुआ करते थे, ये झील क्या, ये कुछ भी बनवा देते थे। ठीक है ना, तो आप देखिए ना कितने बड़े बड़े दुर्ग बनवा दिए नहाने के लिए, साहब इन्होंने एक अपना जो ना झील ही बनवा दी। तो रॉयल हुआ करता था मामला इन सब का, तो इसीलिए तो राजा थे। चलिए भाई, बात समझ में आ गई। तो गर्भावती नदी पर मानसरोवर झील बनवाई और उसमें बनवाया उन्होंने जल महल फॉर द रॉयल बाथ। ठीक है, अब आप जो है ना सारी उसकी जो है ना जड़ों को खोदोगे, वहां तक जाते कैसे थे, नहाते कैसे थे, कैसे डाइव लगाते थे, स्विमिंग पूल था नहीं था, क्या था? अरे भाई कैसे जाएंगे? नाव से जाएंगे। और कैसे जाएंगे? जब बीच में है तो तैर के तो जाएंगे नहीं, नाव से जाते थे। फिर वहां जो भी उनके जो है नहाने से पहले जो भी रिचुअल्स हुआ करते थे वो सब करते थे, और फिर डुबकियां लगाते थे, डुबक डुबक। चलिए हाँ जी, अब लिखिएगा, ये अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। सिंबॉलिक था ये, इन रियल नहीं था। ये अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। who organized अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के बाद शाही स्नान करने हेतु इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। इस यज्ञ के बाद शाही स्नान करने हेतु इन्होंने इन्होंने जल महल का निर्माण करवाया। He constructed Jal Mahal for royal bath after अश्वमेध यज्ञ। मतलब अश्वमेध यज्ञ के बाद करवाने के लिए, स्नान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था।
यह जल महल गर्भावती नदी पर मानसरोवर झील में बनवाया गया था। यह जल महल गर्भावती नदी पर मानसरोवर झील में बनवाया गया था। दिस जल महल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन गर्भावती रिवर इन मानसरोवर लेक। अभी तो कंडीशन बहुत खराब, बदबू आती है भाई पानी में से, ये हमारा दुर्भाग्य है। कितना शानदार जल महल जो कई मंजिला है। अगर आपने कभी जब इस झील का पानी सूख गया हो गर्मियों में देखा हो तो कई मंजिलें हैं, एक ही मंजिल का नहीं है, कई मंजिलों का है। जितना आपको ऊपर दिखाई देता है पानी के, उतना पानी के नीचे भी यही है अंदर। भाई बाकियों ने देखिए अश्वमेध यज्ञ नहीं करवाया ना, तो वो शाही स्नान नहीं होता था, तो इसलिए जो है कोई ऐसा इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया। और जरूरी नहीं है कि भाई शाही स्नान जो, हालांकि इससे पहले अश्वमेध यज्ञ जो था वो किसी भी जयपुर के आमेर के रूलर ने नहीं करवाया, लेकिन अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए इन्होंने एक सिंबॉलिक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि साहब ऐसा ही कोई आप महल वहल बनाए, अपने घर में कर लो बैठ करके तसल्ली से, दुर्ग में बैठ के कर लो, सिटी पैलेस में बैठ के कर लो, करने को तो कर सकते थे ये, लेकिन अपनी एक रॉयल्टी दिखाने के लिए इन्होंने उसका जल महल का निर्माण करवाया और वहां पर जो है सबके साथ में स्नान किया इन्होंने। हाँ भाई, इस समय जो वहां पर झील आपको नजर आएगी ना, ठीक है ज्योति जी, जो आपको झील नजर आ रही है जल महल के चारों ओर, उसका नाम मानसरोवर झील है। अभी पहले यहां पे एक नदी बहती थी, यानी कि जो पहाड़ों का जो पानी है वो सब आकर के उस नदी के रूप में फॉर्म में जो ना बाहर जाता था। अब तो उसको आगे से ब्लॉक कर दिया गया, अब नदी भी खत्म हो गई है, अब तो वो झील ही बनी हुई है केवल। अब जो भी पानी आता है वो झील में इकट्ठा हो जाता है, खत्म हो गई कहानी, ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, फिर भी उसकी निकासी के लिए थोड़ा बहुत जगह बनी हुई है, तो अब वो नदी खत्म होगी लेकिन झील अभी भी मेंटेन है। ठीक है, हाँ भाई है तो सही, कहते तो हैं। चलिए अब ये हो गया, इंग्लिश में बता दिया मैंने इन मानसरोवर झील। अब देखिए इसका जो मेन जो प्रीस्ट था, पुरोहित था इस क्या कहना चाहिए अश्वमेध यज्ञ का, उनका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। जो चीफ प्रीस्ट था, मुख्य पुरोहित, उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसका मुख्य पुरोहित कौन था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जयसिंह कल्पद्रुम। जयसिंह कल्पद्रुम नामक पुंडरीक रत्नाकर ने एक बुक लिखी थी। ठीक है भाई, कई जगह है भाई ये जल महल, लेकिन जो सबसे फेमस जल महल है हमारे राजस्थान में वो ये जल महल है। ठीक है, चलेगा, लिखेगा। इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। द चीफ प्रीस्ट ऑफ दिस यज्ञ वॉज पुंडरीक रत्नाकर। इस यज्ञ के मुख्य पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। द चीफ प्रीस्ट ऑफ दिस यज्ञ वॉज पुंडरीक रत्नाकर। इन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था। ही रोट अ बुक नेम्ड जयसिंह कल्पद्रुम। He wrote a book named जयसिंह कल्पद्रुम। इन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा था। He wrote a book named जयसिंह कल्पद्रुम।
अब देखिए यहां पर जो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में, उसे बनवाया गया जयसिंह सेकंड द्वारा, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। और ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, इसमें गोविंद देव जी की जो मूर्ति थी वो वृंदावन से लेकर आए थे, यहां पर स्थापित करवाई थी। और गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, मानसिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया था, कल मैंने आपको लिखवाया था। तो मानसिंह फर्स्ट ने वृंदावन में जिस गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था, उसी मंदिर की जो गोविंद देव जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की मूर्ति, वो लाकर यहां पर रखी गई थी और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। और जयपुर के शासक गोविंद देव जी को अपना शासक बताते हैं और उनके दीवान के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना शासक मान के उनके दीवान के रूप में, उनके मिनिस्टर्स के रूप में काम करते थे। अब आप मुझे फटाफट से बताइएगा कि गोविंद देव जी का संबंध किस सेक्ट या संप्रदाय से है, जल्दी से। पढ़ चुके हम लोग। बताइए भाई, कौन बताएगा? दो बैचेस मर्ज होकर के पढ़ रहे हैं यहां पर, जिनको मैं कल्चर पढ़ा चुका हूं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। बताओ भाई, कोई नहीं बताएगा? गोविंद देव जी का संबंध किस संप्रदाय या सेक्ट से है? वैष्णव? चेतन जी? नहीं भाई, वैष्णव तो ठीक है, वैष्णव तो एक जो विष्णु को मानते हैं और उनके अवतारों को मानते हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित होते, लेकिन स्पेशली गोविंद देव जी बिरागी, ये कौन सा आ गया भाई? गोविंद जी कोई नहीं बताएगा? हाँ, ऋतिक जी ने सही बताया भाई, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय सेक्ट। मैंने आपको बताया था संतों में जब हमने पढ़ा था, कुछ ध्यान आया भाई? गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के जो लोग बाग हैं वो अपना मुख्य आराध्य गोविंद देव जी को मानते हैं। ठीक है, चलिए लिखेगा। इन्होंने गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से मंगवाकर, ये वही गोविंद देव जी की मूर्ति है जिनकी स्थापना मान सिंह जी ने करवाई थी। गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से मंगवाकर जयपुर में स्थापित की और इनका मंदिर बनवाया, और इनका मंदिर बनवाया। He brought the idol of Govind Dev Ji from Vrindavan and constructed his temple in Jaipur, and constructed his temple in Jaipur. जल्दी छोड़ देना आप लोगों की वो जो क्लास होती है उस ग्रुप में मुझे पता चला है कि आपकी क्लास 5-7 मिनट लेट होती है हमेशा। चलिए मैं एग्जैक्ट 9 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है? जयपुर में कहां पर है ये? त्रिपोलिया जो है आपका पुराना जयपुर जो बसा हुआ है, त्रिपोलिया जहां है, बस इसके त्रिपोलिया गेट के पीछे की तरफ ही है अंदर, जहां पर ये पूरा एक प्रीमाइसिस है आपका, हवा महल है, गोविंद देव जी का मंदिर है, त्रिपोलिया बाजार, मतलब त्रिपोलिया बाजार भी है वहीं पर, त्रिपोलिया गेट भी है, वहीं पर है ये आपका गोविंद देव जी का। आज से स्टार्ट है, तो आज तक आपकी क्लास ही नहीं होती थी? अच्छा, कुछ लोगों की होती होगी, कुछ लोगों की नहीं होती होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके ओके, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है।
अच्छा अच्छा, मैकेनिकल, ओके। चलिए भाई, तो ये हो गया आपका गोविंद देव जी का मंदिर, और इसी के साथ संपन्न हुए हमारे सवाई जय सिंह। ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद अब आता है वार ऑफ सक्सेशन इन बिटवीन ईश्वरी सिंह एंड माधो सिंह। देबारी समझौते का मामला मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद में शासक बन जाते हैं ईश्वरी सिंह, और माधो सिंह जो कि इनका स्टेप ब्रदर है, उनके साथ में इनका युद्ध होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट शासक आप लिखेंगे ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह 1743 टू 1750। ठीक है भाई, ईश्वर सिंह। अब ये बेटे हैं किसके? आपके सूरज कंवर और जय सिंह के। सो ही वॉज द सन ऑफ सूरज कंवर, प्रिंसेस ऑफ मारवाड़, सूरज कंवर एंड जय सिंह सेकेंड, एल्डर सन, बड़े थे, इसीलिए ये बन गए शासक। अब माधो सिंह जो कि देबारी समझौते के अकॉर्डिंग शासक बनने चाहिए थे, वो शासक नहीं बनते हैं, और इन्होंने देखा मेरी दाल यहां पर नहीं गल रही है, तो ये अपना प्रेशर कुकर लेकर के पहुंच गए आपके कोटा बूंदी की शरण में और मराठों की शरण में, और फिर वहां पर अपनी इन्होंने दाल गलाने की कोशिश की, और उस कंबाइंड एक जॉइंट आर्मी के साथ में अटैक करते हैं ईश्वरी सिंह पर। इधर ईश्वरी सिंह भी अपने चलते हैं, और राजमहल जो कि टोंक में पड़ता है, वहां पर ये बैटल ऑफ राजमहल होता है, या बैटल ऑफ टोंक भी बोल देते हैं, और यहां पर ईश्वरी सिंह उस जॉइंट आर्मी को पराजित करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, बस छोड़ रहा हूं भाई अभी, तो लिखेगा, ये लिख लिया आपने। तो हिज स्टेप ब्रदर वॉज माधो सिंह, हिज स्टेप ब्रदर वॉज माधो सिंह। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। हालांकि शासक बन गए ईश्वरी सिंह, उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है। तो लिखेगा कि देयर वॉज ए वार ऑफ सक्सेशन in these brothers, there was a war of succession in these brothers. सॉरी। अब लिखिएगा बैटल ऑफ राजमहल, बैटल ऑफ राजमहल, बैटल ऑफ राजमहल, राजमहल का युद्ध, या बैटल ऑफ टोंक भी बोल देते हैं भाई। 1747, 1747। अरे तबीयत तो ठीक है, पर एक मच्छर घुस गया सांस के साथ में मुंह में, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। हालांकि वो मच्छर की डेड बॉडी आ चुकी है बाहर मेरे मुंह से, लेकिन एक छोटा सा मच्छर था, वो घुस गया था, इसलिए थोड़ी खांसी आ गई। चलिए, तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। ठीक है, तो ये जो मच्छर है इसका इंतकाल हो गया है, और इनडायरेक्टली मर्डर मेरे द्वारा हुआ है, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा अब। ठीक है, आपकी क्लास भी है, तो कल फिर मिलते हैं। हाँ जी, आ गया तिल। चलिए, कल तक के लिए आप सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।